नमस्कार, द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का मॉडल पेपर। ये जो जैक बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है, जैक बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जो जारी किया गया है उसका हम लोग पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। मॉडल पेपर जो जारी किया गया है, ये न्यू सिलेबस 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके अंतर्गत उसके अनुसार ही नया सिलेबस जो जारी किया गया था उसी के अनुसार से ये मॉडल पेपर जारी किया गया है। इसीलिए आप मॉडल पेपर को अगर सही तरीक़ा से अगर पढ़ लेते हैं तो कंफर्म है कि इसी से 50% चांस 50 से 70% चांस बनता है कि इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए और आपको पूरा डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा। इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जितने भी नए वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो का अंत तक आप बने रहें। चलिए हम लोग इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैक बोर्ड के द्वारा ये क्लास 9th का मॉडल पेपर जारी कर चुका है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 9th है और ये सेट फर्स्ट है, यानी क्लास 9th का ये सेट फर्स्ट है। क्लास 8, क्लास 9th, क्लास 9th का ये सेट फर्स्ट है। तो इसके बाद सेकेंड आएगा, थर्ड आएगा, तो सबका आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो में बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए देखिए इसमें क्या है कि आपको टोटल जो आपका है, यानी हर सब्जेक्ट में, यानी 9th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट में क्या है कि आपको 40 नंबर्स मिलेगा, यानी 40 अंक मिलेगा। यानी 40 पूर्णांक, आपका टोटल पूर्णांक कितना है 40 है। टोटल सब्जेक्ट कितना आपको एग्जाम होगा 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। यानी हर एक प्रश्न में आपको एक ही नंबर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सामान्य निर्देश भी कि कुल प्रश्नों की संख्या 40 होगा। सभी वैकल्पिक प्रश्न है, सभी प्रश्न 1 अंक का स्तर का होगा। यानी सभी प्रश्न जितना भी है सब में आपको क्या मिलेगा, एक ही नंबर मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। लिखा है कि निम्नांकित कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है, तो आपको पता है कि परिमेय संख्या कौन है। परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपको तो पहले से पता है कि रूट कोई भी अगर रूट वाला होता है, रूट में अगर कोई भी है तो क्या होता है, परिमेय नहीं होता। इसलिए क्या होगा, नहीं होगा। पाई तो आप पहले से जानते हैं कि पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद ये तो इनमें से कोई नहीं है, तो ये नहीं। यानी जीरो क्या है, हम लोग जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, यानी 0/1 हम लिख सकते हैं। लेकिन ये सब जो है परिमेय संख्या नहीं, यानी ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 यानी 0 आपका परिमेय संख्या है। इसमें पूछा है कौन परिमेय संख्या, उस चीज़ को पूछा है। उसके बाद दिया है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। 3 और 4 के बीच बोला है कौन स्थित है, 3 के 4 के बीच कौन स्थित है। इसको अगर निकालेंगे तो निकलेगा 1.5, तो ये तो नहीं होगा आपका। इसको अगर निकालेंगे ये तो आपका 1 से भी कम निकलेगा, ये भी नहीं होगा। इसको अगर निकालेंगे तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन हमको बोला क्या है, लिखा है 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में अगर हम इसको अगर 7.2 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 होगा, 3.5। इसका मतलब मेरा 7/2 है, 7/2 यही आपका सही आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। उसके बाद आपका बोला गया है आगे तीसरा नंबर में कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। तो अपरिमेय संख्या कौन है, तो अपरिमेय संख्या फर्स्ट नंबर में पूछा था परिमेय, अब हमको पूछा है अपरिमेय संख्या कौन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो 1/3 √4। तो अब अभी ये तो अंक है, यानी ये पूर्णांक में ये तो परिमेय संख्या है। 1/3 तो ऑलरेडी पहले से परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में है। लेकिन ये रूट है, तो रूट आप देखिए कि रूट ये सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यानी ये देखेंगे तो 4 मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू निकल जाएगा बाहर, यानी ये सॉल्व हो गया। यानी ये भी परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या कौन है आपका, मैंने पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी पाई आपका सही आंसर होगा। ये आपका नहीं होगा, मैंने ये हम टिक लगा दिए, यानी सब ये तीनों क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या कौन है आपका, पाई एक अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। पाई क्या है, अभी आपको पूछा है पाई क्या है। तो आप देखिए फर्स्ट नंबर में तो आप यहाँ लिख चुके हैं कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर पूछा है पाई क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर में है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद बोला है कि 36/100 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो दशमलव प्रसार जो होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत।
शांत का मतलब होता है अगर हम उसको डिवाइड करते जाएंगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी वो उसमें पॉइंट आते बैठाते चलिए चलते रहेगा, कभी भी भाग खत्म नहीं होने वाला, फिर से वो पुनः आ जाता है। तो इसी प्रकार से अब 36/100 है, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 36/100 करेंगे तो ये तो आपको 2 अंक के बाद आपका क्या आ जाएगा, दशमलव पर बैठ जाएगा, यानी 0.36 हो जाएगा, यानी ये क्या है, शांत है, यानी ये शांत प्रकार का है। अब देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा इसका 5 का। छठा नंबर में देखिए मतलब ये किसके बराबर है, अब इसको हल कीजिए तो किसके बराबर आ जाएगा, अगर आप इसको हल करते हैं तो यह हो जाएगा क्या, 5a² माइनस b² फॉर्मूला लग जाएगा, तो यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 को अगर स्क्वायर करेंगे तब क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी √5 को अगर गुना करेंगे तो 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 गुना √5 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यानी कितना होगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर 5 होगा, तो यानी 25 में 5 चला गया कितना बचेगा 20, यानी 20 आपका जो भी ऑप्शन में है वही सही होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 में आपका 20 है, वही सही आपका है। आगे देखते हैं इसमें से कौन सा एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। तो आप देख सकते हैं कि हमको बोला क्या है, ये एक चर में बहुपद है। तो एक चर में बहुपद का मतलब होता है कि चर किसको बोलते हैं, चर x y z, ये सबको चर कहा जाता है। तो बोला है एक चर में बहुपद, बहुपद का मतलब एक से अधिक पद, यानी x + y + z, यानी एक से यदि अधिक पद है, यहाँ पर एक पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद, यानी एक से अधिक रहता है उसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। और चर का मतलब x y z, ये सबको चर कहा जाता है। तो अब यहाँ देखिए बोला है एक चर में, तो यानी एक ही होना चाहिए था। अभी देखिए कि इसमें क्या है, t, ये तो बहुपद है ही नहीं, क्योंकि रूट वाला बहुपद नहीं होता है, और ये भी मेरा बहुपद नहीं है, इसको गुना करेंगे तो बहुपद में नहीं आएगा, y नीचे में है तो इसका मतलब ये नहीं, ये भी नहीं होगा। बहुपद मेरा ये है, बहुपद तो है, लेकिन इसमें क्या है कि आपका एक ही है, और इसमें हमको एक ही चर में बोला था, इसलिए क्या होगा ऑप्शन मतलब 7 नंबर का 1 नंबर का सही होगा। 8 नंबर में क्या है देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो कौन नहीं है बहुपद, तो बहुपद कौन नहीं है, तो आपको अभी हम बताए कि रूट जो होता है वो बहुपद नहीं होता है, रूट में अगर कोई है तो बहुपद नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। x = 1 के लिए बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान होगा। इसको आप 1 का मान रख दीजिए, यहाँ पर 1 बैठा दीजिए, इसको यहाँ पर x का मान रहा है कि इसको बहुपद के लिए मान क्या होगा, तो 5x, यानी 5x की जगह क्या रख देंगे, 5 गुना 1 - 4 1 रख देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा +3, तो 5 का 5 हो जाएगा -4, और स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा +3, तो 5 - 4 + 3, तो कितना हो जाएगा 5 - 4 तो हो जाएगा 1 और +3, यानी कितना है 4। अब 4 जिस भी ऑप्शन में है तो ही आपका सही होगा। तो यहाँ दिया हुआ 0 ये नहीं होगा, यहाँ 1 दिया ये भी नहीं होगा, यहाँ -5 ये भी नहीं होगा, -6 ये भी नहीं होगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि आपका एक भी ऑप्शन ये मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपका जो आंसर सही आंसर जो होगा इसका 4 होगा, लेकिन ऑप्शन में आपका नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि x + 1 से इतना को भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए भाग 2 प्रकार का होता है, आप देखे होंगे भाग विधि एक ऐसे होता है, यानी आप इस प्रकार से भाग दे सकते हैं, यानी x + 1 से डिवाइड कर सकते हैं 3x² + x - 1, इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड आपको इतना नहीं करना है, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो आप सीधा सीधी क्या कीजिए, हमको भाग देना किससे है, x + 1 से देना है, तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए, और x को फ्री कीजिए, क्या आ जाएगा -1। यानी आप क्या कीजिए कि यहाँ जो जिसको अगर हम लोग भाग देना उसमें -1 रख दीजिए, और लास्ट में जो भी मेरा आएगा हल करने के बाद तो वही मेरा शेषफल होगा। तो आप क्या करेंगे 3x² + x - 1 है, इसमें क्या करेंगे -1 रख देंगे, तो 3 × -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1 रखेंगे -1, तो ये हो जाएगा 3, और -1 को 2 बार गुना करेंगे तो ये +1 बन जाएगा, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो -1 तो कितना आ जाएगा 3 - 2 हो जाएगा, यानी आपका ये +1 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, यानी +1 किस में है, ऑप्शन नंबर +1 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद है 12x² + 7x + 1 का गुणनखंड क्या होगा। तो आप इसको गुणनखंड कीजिए, क्या है 12x² - 7x + 1, ये है आपका, इसको गुणनखंड कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है, गुना किया जाता है, तो कितना आएगा 12 आएगा। इसको आप तोड़िए
तो 6 दूना 12, द्वितीय 6, अब तो नहीं टूटेगा, यानी क्या आया 4 और 3 आया। तो इसका क्या है मतलब इसको इस ढंग से तोड़ना है ताकि मेरा जोड़ने पर कितना होना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12x² माइनस, अब देखें कितना आया 2 गुना 2 गुना 3 आया, तो 2 दूना 4 और 1 3 हो गया, यानी 4 और 3 आया। तो 4 और 3 है तो यहाँ लाना कितना है 7 लाना है, तो दोनों पे अगर माइनस लगा देंगे तो माइनस 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 7 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -4x और -3x + 1, तो दोनों से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा कॉमन 4x आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 3x, यहाँ पर 1, तो अब यहाँ क्या बचेगा -1 कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा 3x - 1, तो इसके पास क्या हो जाएगा 3x - 1 और यहाँ हो जाएगा 4x - 1। तब ये अगर जिस ऑप्शन में है वही आपका सही है, 3x - 1 4x - 1, 3x - 1 4x - 1, 3x - 1 4x - 1, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी यही आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी ये क्या है सही है। चलिए और आगे देखते हैं 12 नंबर में क्या है कि यदि x - 1 px x² प्लस इतना का गुणनखंड k है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात करने के लिए गुणनखंड जिसको बोला है उसको आप 0 के बराबर कर दीजिए। तो x - 1 है जिसको 0 के बराबर कर दीजिए, क्या हो जाएगा x बराबर 1 है, और इस 1 को क्या कीजिए अब रख दीजिए वहाँ पर px में, तो यानी p1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 रख दीजिए हर जगह, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 प्लस क्या है k है, तो k की जगह नहीं रखना है, किसके पास रखना है x की जगह पर रखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 प्लस k बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस k, यानी k बराबर हो जाएगा -2, k बराबर -2 जहाँ पर भी है वही ऑप्शन आपका सही है, यानी सेकेंड दूसरा नंबर में है k बराबर -2, यही आपका सही है। उसके बाद बोला इनमें से कौन 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। 2 चर यानी चर क्या बताया था x y z, यानी 2 चर यहाँ पर देखिए कि आपका एक ही है x है सिर्फ, तो ये नहीं होगा। इसमें भी देखिए कि सिर्फ y है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी देखिए कि सिर्फ x है, ये भी नहीं होगा। 2 चर बोला है, मैंने दोनों होना चाहिए, या तो x या तो z, या तो y या तो z, यानी 2 होना चाहिए, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। यहाँ पर देखिए x + y दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। फिर है 14 नंबर में है 2x + 3y बराबर 9 को इतना ax प्लस इतना से व्यक्त करने पर क्या होगा। तो आप क्या कीजिए दोनों समीकरण को लिख दीजिए। 2x + 3y बराबर 9 है, इसको इसके बोले तुलना कीजिए, तो ax + by + c ये दिया हुआ है और बराबर इधर 0 दिया हुआ है। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि तीनों चीज़ मेरा इधर है, तो इसको भी इधर ले आइए, इसको भी क्या कीजिए 2x + 3y और इसको भी इधर ले आइए, क्या हो जाएगा यहाँ देख रहे हैं 0 है, तो इसको -9 हो जाएगा, तो बराबर 0। आप क्या कीजिए फिर से एक बार लिख दीजिए 2x + 3y - 9 बराबर 0, इसको लिखिए ए वाला ax + by + c बराबर 0। अब दोनों को तुलना कीजिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है a के जगह पर 2 है, तो यानी a बराबर आपका 2 हो गया। यहाँ देख रहे हैं b का मान 3 है, यहाँ पर c का मान क्या है 9 है, यानी a का मान 2, b का मान 3, c का मान 9, तो a का मान 2, b का मान 3 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 में सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अब देखिए 15 नंबर में क्या है कि निम्न हलों में कौन सा समीकरण x + 2y बराबर 6 का हल है। तो x + 2 को इसको हल कीजिएगा, तो x + 2y बराबर 6 है, तो इसको अगर हल कीजिएगा तो आपका यानी आप बैठा के देखिए, यानी अगर आप इसका मान बैठा करके देखिए, रख करके देखिए कि अगर 6 किसके बराबर आ रहा है, तो आप x और y का मान इसमें रख करके देखिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है x + 2y बराबर 6 दिया हुआ है। तो अब इससे ऑप्शन से आपको चेक करना होगा, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है 0 0 दिया है, तो अगर आप यहाँ 0 रखते हैं तो इसके दोनों जगह पर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 के बराबर तो 6 होगा नहीं। चलिए इसको रख के देखते हैं, तो इसको अगर रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा x का मान 0 है और y का मान कितना है 4, तो यानी 2 × 4 हो जाए बराबर 6, तो यानी 4 दूना 8 बराबर 6
ये भी नहीं होगा, तो यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब चलते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन में। तीसरा नंबर ऑप्शन में क्या है, अब इसको रखिए, तो x प्लस 2y में क्या करेंगे, बराबर 6, तो x प्लस 2y, तो यानी x का मान कितना है, 4 है, तो 4 रख दिए। उसके बाद यहाँ पर 2 गुना y का मान कितना है, 0 है, तो 0 रख दिए, बराबर उतना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो 4 प्लस 0, यानी ये भी 6 नहीं आया, यानी ये भी ऑप्शन आपका मेरा सही नहीं है। तो यानी ये ऑप्शन तीनों जब गलत हो गया तो यही ऑप्शन सही होगा, 4 नंबर। अब बैठा के भी देख लीजिए आएगा। अब देखिए 16 नंबर। 16 नंबर में कह रहा है x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। तो x अक्ष और y अक्ष जो कटता है दोनों, x अक्ष और y अक्ष, यानी ये x अक्ष है और y अक्ष है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो आप देख सकते हैं यहाँ है तीसरा नंबर में है मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु कहते हैं। उसके बाद है x के निर्देशांक को क्या कहते हैं। तो x के निर्देशांक को भुज कहते हैं और y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। हमको क्या बोला, x के निर्देशांक बोला था, यानी भुज आपका ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आकृति में बिंदु P का निर्देशांक क्या है। तो आकृति यहाँ दिया हुआ है 18 नंबर, और P का निर्देशांक क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि P का निर्देशांक क्या है। तो इधर से जाइए, x का मान कितना है, 4 है, x का मान आपका 4 है, और y का मान कितना है, y का मान इधर से 2 आया, तो 2, यानी 4 2 अगर जिस ऑप्शन में है वही आपका सही होगा। तो देखिए इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं है 4 2, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, यानी आपका एक भी ऑप्शन में आपका ये नहीं दिया हुआ, यानी एक भी आपका ऑप्शन नहीं है। तो यानी आंसर आपका यही होगा, 4 2 होगा, लेकिन ऑप्शन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। अगर आप 2 रेखा खींचते हैं, मान ली एक रेखा ये हो गया और एक मान ली रेखा खींचते हैं, किधर से भी आप खींचें तो आपका कटने वाला जो है कटान बिंदु है, जो प्रतिच्छेद जो करता है आपका एक ही जगह कटेगा, नहीं कटान बिंदु क्या होगा, उभयनिष्ठ बिंदु एक ही होगा, एक से अधिक नहीं होगा। अब फिर बोल रहा है कि 20 नंबर, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो। तो संपाती जो होता है, तो आपका जो अगर वस्तु अगर बराबर होता है उसको हम लोग संपाती कहते हैं, यानी बराबर को संपाती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं 20वां नंबर। चौवन डिग्री का पूरक क्या है। तो 54 डिग्री का पूरक क्या है, पूरक बोलते हैं कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, यानी दोनों 2 कोण को अगर जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो आपका एक कोण का 54 दे दिया है, तो दूसरा क्या होगा, तो आप इसमें 90 में 54 घटा दीजिए, तो 90 में अगर 54 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 36 डिग्री आएगा। तो आपका 36 डिग्री 90 में अगर आप 54 को घटा देते हैं तो कितना आएगा, तो 90 6 8 में 5 गया 3, यानी 36 हो रहा है। तो आपका एक भी ऑप्शन में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 28 दिया है, 100 दिया है, यानी आपका जिस ऑप्शन में अगर 36 होगा वही आंसर सही होगा, यानी 36 डिग्री होगा इसका पूरक, लेकिन नहीं दिया है। चलिए 68 का बोल रहा है समपूरक। तो समपूरक बोलते हैं कि ए और 2 कोणों का योग 180 होना चाहिए, यानी a प्लस बी करेंगे तो 180 होना चाहिए। तो 180 मेरा तो नहीं है, अति तो देखते हैं 68 दिया है, तो 68 तो 180 में क्या कीजिए, इसको 68 को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 हो गया, यहाँ पर बचा 7 में इतना 1, यानी 112 डिग्री। तो 112 डिग्री आपका जिसमें है वही आपका सही है, तो 112 डिग्री आपका 3 में यही सही है। अब देखिए 23 नंबर, 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 से कम वाले माप को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ये इसको क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अगर 180 डिग्री अगर माप होता है उसको रेजियो कोण कहते हैं, और संपूरक कहते हैं 2 कोण का अगर 180 डिग्री होता है तो उसको संपूरक कोण कहते हैं। और 90 डिग्री से यदि ज़्यादा रहता है, 180 से कम रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं, यानी क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण होगा। फिर आगे देखिए 24 नंबर में कह रहा है कि आकृति ए ओ बी एक रेखा है, x का मान है, यानी आपको x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए आपका यहाँ दिया हुआ है 5x प्लस 5x और 4x दिया है, तो 5x और 4x दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि ये अगर ये कोण 30 को रेखी युग्म होता है, यानी एक यहाँ पर जो होगा रेखी युग्म होगा, यानी 5x प्लस 4x अगर दोनों को अगर ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो मेरा 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री होगा, तब जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 9 9x बराबर 180,
तो यहाँ पर अगर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 180/9 यानी 9 दूना 18 यानी 20 डिग्री होगा। x का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी इसको और इसको जब जोड़ेंगे ना, तो दो कोनों को इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेखी युग्म से यहाँ रेखी युग्म बन जाएगा और दोनों क्या बना देगा, 180 डिग्री बना देगा। अब हो रहा है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। तो आप लोग को पता है कि त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों कितना होता है, 180 होता है। ये सब तो सब इजी सब है। हमारे दो सर्वांगसम आकृति होते हैं, क्या होते हैं, दो सर्वांगसम। सर्वांगसम उसी को कहते हैं जो समान रहता है, बराबर रहता है, तो उसको ए नंबर ऑप्शन से होगा। और निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांगसमता कसौटी है। तो सर्वांगसमता की कसौटी होता है तो आपका ये ऐसे ए एस एस नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, आपका एस ए एस ये होता है। यानी इसको बोलते हैं भुजा कोण भुजा, ये कसौटी होता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेंगे, लेकिन ये 29 नंबर देखते हैं। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज के कोण इतना 3:9, 3:5:9 इतना में है, तो इसका सबसे बड़ा कोण क्या होगा, सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो आपको इसको हल करना होगा, उसके बाद ही आप इसको निकाल पाएंगे। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का चारों कोण को अगर जोड़ते हैं कितना होता है, 360 होता है। तो मान लेते हैं, ये सबको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये पहला वाला जो है कोण को मान लेते हैं 3x + 5x + 9x + 13x बराबर मान लेते हैं 360 डिग्री। यानी सबको अगर जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। तब सबको जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 5 3 8, 5 3 8, 9 8 17, 17 और 3 13 30, यानी 30 हो जाएगा। 30x बराबर 360। तो यहाँ पर x को फ्री कीजिएगा तो हो जाएगा 360/30, 0 0 कैंसिल, 12 3 36, यानी x का मान हो गया 12। तो आप क्या कीजिए, फिर से x का मान उसमें जितना भी था जहाँ जहाँ x माने थे उसको बैठा दीजिए। यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो यानी 4 3 12 हो जाएगा। 5x को अगर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 12 12 5 60 हो जाएगा। उसके बाद 9 × x बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 × 12 12 9 78 से 108। उसके बाद 13 है, 13x है, तो 13 × 9, 13 × 9, तो इसमें आपका हो जाएगा 13 नहीं, 13 × 9 नहीं, 13 × 12 हो जाएगा। 13 × 12 का आप गुना कर दीजिए, कितना 13 दूना 26, 13 का 13 6 3 2 5 156, 156 डिग्री आपका जहाँ पर है वही आपका सही होगा। तो 156 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। उसके बाद है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। आपको सबसे बड़ा कोण बोला था, तो सबसे बड़ा कोण मेरा 156 आया, उससे बड़ा कोई नहीं आया। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो सबसे बड़ी वृत्त का जो जीवा होता है, यानी वृत्त ये होता है, वृत्त का जो जीवा होता है, तो ये व्यास को सबसे बड़ी जीवा कहा जाता है। यानी व्यास होगा इसका आंसर, सही आंसर व्यास होगा। उसके बाद अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण जो होता है क्या होता है, तो अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त अगर मान लिया है इसका कोण होता है, इसका कोण होता है रेजू कोण होता है 180 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण होता है 180 डिग्री होता है, यानी उसको हम लोग रेजू कोण कहते हैं। तो आपका 32 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 40, 24 और 32 है, तो बोला इसका परिमाप क्या होगा। तो इसका परिमाप अगर जोड़ेंगे तो परिमाप का मतलब सबको जोड़ देना है, तो जोड़िए तो कितना आ जाएगा 40, 24 और 32 को आप जोड़ दीजिए, 6 2 5 4 9, यानी 96 होगा, यानी 96 इसका मीटर परिमाप होगा।
एक त्रिभुज की भुजाएं इतना दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ऊपरे वाला तो आप यहाँ दिया हुआ है कि 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर दिया है। तो ये आपका हेरोन्स फार्मूला से अब निकाल सकते हैं। हेरोन्स फार्मूला से अब निकालेंगे तो 384 निकलेगा। इसका सही आंसर यही होगा। एक घनाभ का किनारा x है तो 500 पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो घनाभ का जो 500 पृष्ठ क्षेत्रफल होता है यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का, तो उसका होता है, घनाभ का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, सॉरी घनाभ का नहीं, घन का होता है 4a²। उसके बाद है किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो किनारों की कुल संख्या 8 होती है। कोई भी घनाभ होता है उसका किनारों की संख्या 8 होती है। एक घनाभ जिसकी लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है तो 500 पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो 500 पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका होता है 2 गुना, इसका ऐसे होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई को क्या किया, यहाँ शुरू में लिख दिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। एक गोला जिसकी त्रिज्या r है तो उसका आयतन क्या होगा? तो गोला का आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला है 4/3 πr³, यही आपका आंसर होगा। उसके बाद है मिलान चिन्ह की बारंबारता होगी। तो मिलान चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है, तो मिलान चिन्ह ये जो है इसका वैल्यू 5 होता है, ये इसका वैल्यू 4 होता है। 5 4 9, यानी जिसमें आपका 9 है तो वही आपका बारंबारता हो जाएगा, यानी 9 है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता है, तो निश्चित कोई भी अगर घटना होता है उसका प्रायिकता 1 होता है। तो ये रही सॉल्यूशन। अगर आपको कहीं समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको बताया जाएगा। और आप और सभी अगर सब्जेक्ट का अगर आपको आंसर की चाहिए तो आपको बताया जाएगा, दिया जाएगा। तो इसीलिए आप इस चैनल पर बने रहें। और यदि आपको इसका अगर सेट अगर अभी तक अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।